दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे 80s की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म कर्मा से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और इसके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। सन 1986 में आई मल्टी स्टारर फिल्म कर्मा आज भी बहुत सारे रीजंस की वजह से लोगों को याद है। इस फिल्म को आज भी 15 अगस्त या 26 जनवरी के मौके पर टीवी के किसी भी चैनल पर आते हुए देखा जा सकता है। फिल्म का गाना हर करम अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए, ये गाना आज भी 15 अगस्त और 26 जनवरी के मौके पर स्कूल के फंक्शंस में बजाया जाता है। फिल्म की दमदार स्टोरी, बेहतरीन डायलॉग्स और एक्शन सीक्वेंस आज भी लोगों को याद हैं। इस पैट्रियोटिक एक्शन फिल्म को रिलीज किया गया था 8 अगस्त सन 1986 को। फिल्म में हमें नजर आए थे दिलीप कुमार, नूतन, श्रीदेवी, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, पूनम ढिल्लन, नसरुद्दीन शाह, अनुपम खेर और दारा सिंह। फिल्म को डायरेक्ट किया था बॉलीवुड के लीजेंडरी डायरेक्टर सुभाष घई ने, जिनके द्वारा डायरेक्ट की गई लगभग सारी ही फिल्में सुपरहिट या ब्लॉकबस्टर हैं। फिल्म कर्मा के पहले सुभाष घई मेरी जंग, हीरो, विधाता, कर्ज और ऐसी कुछ और भी सुपरहिट फिल्में डायरेक्ट कर चुके थे। और फिल्म कर्मा के बाद उन्होंने राम लखन, सौदागर, खलनायक, परदेश और ऐसी कुछ और सुपरहिट फिल्में डायरेक्ट की थीं। फिल्म की स्टोरी लिखी थी सचिन भौमिक ने, डायलॉग्स लिखे थे कादर खान ने। फिल्म में म्यूजिक दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और लगभग 43 मिनट की लेंथ के गानों के सारे वर्जन्स को मिलाकर टोटल 8 गाने इसके म्यूजिक एल्बम में रखे गए थे। फिल्म के गाने थे मेरा कर्मा तू, ए वतन तेरे लिए, मैंने रब से तुझे, दे दारू, ए मोहब्बत तेरी दास्तान और ना जइयो परदेस। फिल्म के इन सभी सुपरहिट गानों में अपनी आवाज दी थी मोहम्मद अजीज, मनहर उदास, सुरेश वाडकर, कविता कृष्णमूर्ति, किशोर कुमार और अनुराधा पौडवाल ने। अब बात करते हैं फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो फिल्म के बजट के बारे में किसी भी विश्वास पात्र जगह पर किसी भी जानकारी को मेंशन नहीं किया गया है, तो मैं इसके बजट के बारे में आपको एग्जैक्ट डिटेल तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन फिर भी इस फिल्म का एक अप्रॉक्सीमेट बजट लगभग 3 करोड़ के आसपास रखा गया था। और फिल्म ने इंडिया में लगभग 7 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और वर्ल्ड वाइड में इसने लगभग 13 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। और ये फिल्म सन 1986 में एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। और सन 1986 में बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज़्यादा पैसे कमाने के मामले में पहले नंबर पर फिल्म कर्मा ही थी। इसके बाद सन 1986 में दूसरे नंबर पर फिल्म थी नगीना, तीसरे नंबर पर थी आखिरी रास्ता, चौथे नंबर पर थी नाम और 5वें नंबर पर थी इल्जाम। और फिल्म कर्मा को IMDb पर 7.4 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। तो अब बात करते हैं फिल्म से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। फिल्म कर्मा की अगर आप एक बेसिक स्टोरी लाइन देखेंगे तो ये काफ़ी हद तक सन 1975 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले से काफ़ी हद तक इंस्पायर्ड लगती है, जिसमें भी एक पुलिस इंस्पेक्टर के पूरे परिवार को मार दिया जाता है और बाद में वो 2 कैदियों की मदद लेकर गब्बर सिंह को पकड़कर उससे अपना बदला लेता है। ठीक इसी से मिलती जुलती कुछ कुछ कहानी हमें फिल्म कर्मा में भी दिखाई जाती है, जिसमें भी दिलीप कुमार के परिवार को डॉक्टर डेंग यानी अनुपम खेर के द्वारा मार दिया जाता है और बाद में दिलीप कुमार 3 कैदी नसरुद्दीन शाह, जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर का सहारा लेकर डॉक्टर डेंग को पकड़ते हैं और अपना बदला लेते हैं। फिल्म की कुछ कुछ कहानी सन 1957 में आई फिल्म 2 आंखें 12 हाथ से भी इंस्पायर्ड थी। एक्चुअली इस फिल्म की एक बेसिक स्क्रिप्ट का आइडिया सुभाष घई के पास सन 1976 में ही आ गया था। हालांकि उस टाइम पर उस स्क्रिप्ट में पहले 3 की जगह पर 2 हीरो ही रखे जाने वाले थे और इन कैरेक्टर्स के लिए उस टाइम पर धर्मेंद्र और ऋषि कपूर से बात की जा रही थी, लेकिन उस टाइम पर धर्मेंद्र को ये स्क्रिप्ट कुछ खास पसंद नहीं आई थी। इस वजह से ये फिल्म उस टाइम पर बनना शुरू ही नहीं हो पाई थी। और बाद में आगे चलकर सन 1985 में आई सुभाष घई की फिल्म मेरी जंग के बाद उन्होंने एक बार फिर से इस स्क्रिप्ट में कुछ माइनर चेंज करके इसके ऊपर फिल्म बनाने का डिसाइड किया और तब जाकर फाइनल फिल्म कर्मा बनना शुरू हुई। सुभाष घई ने फिल्म के सेंट्रल रोल के लिए सबसे पहले दिलीप कुमार को फाइनल कर दिया, जो कि उनके फेवरेट एक्टर हैं। उनके साथ वो पहले सन 1982 में आई फिल्म विधाता में भी काम कर चुके थे और फिल्म कर्मा के बाद उन्होंने एक बार फिर से दिलीप कुमार के साथ फिल्म सौदागर में भी काम किया था और दिलीप कुमार के अपोजिट उन्होंने फिल्म में नूतन को साइन किया। और ये ऐसी पहली फिल्म थी जिसमें दिलीप कुमार और नूतन हमें एक दूसरे के अपोजिट नजर आए थे। एक्चुअली इन दोनों ने ही 50 और 60 के दशक की बहुत सारी फिल्मों में अलग अलग काम किया था, लेकिन इन दोनों के बीच में उस टाइम पर कुछ प्रॉब्लम्स के चलते इन दोनों ने एक साथ कभी भी किसी फिल्म में काम नहीं किया था। हालांकि फिल्म कर्मा के पहले सन 1960 में ये दोनों एक फिल्म सिकवा के अंदर एक साथ काम करने वाले थे, लेकिन उस टाइम पर किसी कारण से ये फिल्म बीच में ही बंद हो गई थी और आगे कभी कंप्लीट नहीं हो पाई थी। इस वजह से सन 1986 में आई फिल्म कर्मा इन दोनों की एक साथ आई पहली फिल्म साबित हुई थी।
इनके बाद फिल्म में जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर को लिया गया। लेकिन फिल्म में नसरुद्दीन शाह की जगह पर एक टाइम पर शबास घई ने रजनीकांत को लेने का प्लान बनाया था। लेकिन बाद में अनिल कपूर और बॉनी कपूर दोनों ने मिलकर शबास घई को समझाया कि फिल्म में रजनीकांत की जगह पर नसरुद्दीन शाह को साइन करना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी रियलिस्टिक एक्टर हैं और ये फिल्म के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इस वजह से फाइनली फिल्म में नसरुद्दीन शाह को ही साइन किया गया था। हालांकि बाद में फिल्म की शूटिंग के दौरान शबास घई और नसरुद्दीन शाह के बीच में कई चीज़ों को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स सामने आई थीं। जैसे एक तो शबास घई चाहते थे कि फिल्म में काम करने के लिए नसरुद्दीन शाह कम फीस की डिमांड करें, लेकिन नसरुद्दीन शाह किसी भी कीमत पर अपनी फीस कम करना नहीं चाहते थे। इस बात को लेकर भी पूरी फिल्म के बनने के दौरान काफ़ी कंट्रोवर्सी सामने आई थी। इसके अलावा शबास घई और नसरुद्दीन शाह के बीच में कंट्रोवर्सी की एक और सबसे बड़ी वजह यह थी कि फिल्म को साइन करने के पहले नसरुद्दीन शाह को बोला गया था कि उनके बहुत सारे सीन फिल्म में दिलीप कुमार के साथ फिल्माए जाएंगे, जिसको लेकर नसरुद्दीन शाह उस टाइम पर काफ़ी एक्साइटेड थे, क्योंकि दिलीप कुमार बॉलीवुड के वन ऑफ द लीजेंडरी एक्टर थे और हर कोई उनके साथ स्क्रीन शेयर करना चाहता था। लेकिन फिल्म की जब शूटिंग शुरू हुई और दिलीप कुमार और नसरुद्दीन शाह के बीच में जब कुछ सीन्स को फिल्माना शुरू किया गया तो नसरुद्दीन शाह का गुस्सा 7वें आसमान पर था, क्योंकि उनके जो सीन दिलीप कुमार के साथ फिल्माए जाने थे उनको अलग अलग कैमरे की सहायता से शूट करके बाद में एक साथ जोड़ा गया था। जैसे कि ये जो सीन आप देख रहे हैं, इसमें पहले नसरुद्दीन शाह के सीन को अलग से शूट किया गया था और दिलीप कुमार के सीन्स को अलग से शूट किया गया था और बाद में एडिटिंग के टाइम पर इन दोनों सीन्स को मिक्स करके दिखाया गया था। जबकि इन सीन्स की शूटिंग के दौरान ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने नहीं थे और इस बात को लेकर नसरुद्दीन शाह शबास घई से बहुत ज़्यादा अपसेट थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये उनके साथ धोखा हुआ है और इस वजह से आगे चलकर नसरुद्दीन शाह ने शबास घई के साथ आगे किसी भी फिल्म में एक साथ काम ना करने का डिसाइड किया था और उन्होंने किया भी ऐसा ही था। वो केवल आगे चलकर सन 2005 में शबास घई के प्रोडक्शन की फिल्म इकबाल बस में हमें नजर आए थे। एक्चुअली मल्टी स्टारर फिल्में बनाते टाइम पर अक्सर फिल्म मेकर्स को इस टाइप की चीज़ें करनी पड़ती हैं, क्योंकि इतने सारे एक्टर और एक्ट्रेस की डेट्स को एक टाइम पर मैनेज करना काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है। इस वजह से ज़्यादातर मल्टी स्टारर फिल्मों में इस टाइप के सीन्स को अलग अलग एक्टर्स के साथ शूट किया जाता है और बाद में उनको एडिटिंग के टाइम पर एक ही सीन में मिक्स करके दिखाया जाता है और ऐसा करने से दोनों एक्टर्स की एक टाइम पर डेट्स ना मिलने की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। फिल्म की शुरुआत में हमें एक बहुत बड़ी जेल दिखाई जाती है, जहाँ पर दिलीप कुमार एक जेलर होते हैं और कैदियों को सुधारने का काम करते हैं। एक्चुअली इतनी बड़ी इस जेल का पूरा सेट अलग से लगाया गया था और बाद में फिल्म के एक सीन के दौरान इस जेल को पूरी तरह से तोड़ा भी जाता है। इसके अलावा फिल्म के दमदार विलन डॉक्टर डेंग के किरदार में अनुपम खेर को साइन किया गया था, जो कि उस टाइम पर एकदम न्यू कमर थे। हालांकि इसके पहले वो सारांश जैसी कुछ और फिल्मों में भी छोटे छोटे रोल्स प्ले कर चुके थे, लेकिन विलन के इतने बड़े और दमदार किरदार में अनुपम खेर की ये पहली फिल्म थी। हालांकि उस टाइम पर अनुपम खेर को साइन करने को लेकर शबास घई से बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि वो एक न्यू कमर हैं और इतने बड़े विलन के किरदार को वो अच्छे से प्ले नहीं कर पाएंगे। और कुछ फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी उनसे ये कहना था कि उनकी जगह पर उन्हें अमरीश पुरी को साइन करना चाहिए, क्योंकि विलन के किरदार में अमरीश पुरी एकदम सूट करते हैं और इससे फिल्म की वैल्यू और बढ़ जाएगी। लेकिन शबास घई अपनी बात पर ही अड़े रहे और उन्होंने फिल्म में डॉक्टर डेंग के किरदार में अनुपम खेर को ही साइन किया था। शबास घई का इसके बारे में कहना था कि अमरीश पुरी इसके पहले भी बहुत सारी फिल्मों में इससे ही मिलते जुलते किरदारों में नजर आ चुके हैं और फिल्म के क्लाइमैक्स सीन में अमरीश पुरी कई बार स्क्रीन पर मरते हुए भी दिखाई दिए हैं। इस वजह से इससे थोड़ा अलग करने के लिए उन्होंने फिल्म में अमरीश पुरी की जगह पर अनुपम खेर को साइन किया था। और अनुपम खेर का जब पहला ही सीन दिलीप कुमार के साथ फिल्माया जाना था तो इस पहले ही सीन के दौरान अनुपम खेर अपने सामने दिलीप कुमार को खड़ा देखकर काफ़ी नर्वस हो गए थे और वो अपने डायलॉग्स ठीक से नहीं बोल पा रहे थे। इस वजह से इस सीन के दौरान थोड़ा ब्रेक लेने पर दिलीप कुमार ने अनुपम खेर को समझाया और उन्हें अपने सामने थोड़ी रिलैक्स किया, तब जाकर फिल्म के बाकी के सीन्स को शूट किया गया था। कुछ ऐसा ही फिल्म की शूटिंग के दौरान जैकी श्रॉफ के साथ भी हुआ था। जब उनका भी पहला सीन दिलीप कुमार के साथ शूट किया जा रहा था तब जैकी श्रॉफ अपने सामने दिलीप कुमार जैसे बड़े एक्टर को देखकर अपने डायलॉग्स भूल जाते थे। तो ऐसे ही दिलीप कुमार ने जैकी श्रॉफ को भी पहले अपने साथ रिलैक्स किया, तब जाकर फिल्म के बाकी के सीन्स को बड़ी ही आसानी से अच्छे से शूट किया गया था। इसके अलावा सन 1985 में जब इस फिल्म की शूटिंग की जा रही थी तब उसी टाइम पर शबास घई पहली बार माधुरी दीक्षित से मिले थे, जो उस टाइम पर अपनी एक दूसरी फिल्म आवारा बाप के लिए वहीं आसपास शूटिंग कर रही थीं।
और वहाँ पर माधुरी दीक्षित का काम देखकर सुभाष घई उनसे काफ़ी इम्प्रेस हुए और उन्होंने माधुरी दीक्षित को वहीं पर अपनी फिल्म कर्मा के एक आइटम सॉन्ग में साइन कर लिया। और माधुरी दीक्षित के ऊपर उस टाइम पर इस आइटम नंबर को फिल्माया भी गया था, लेकिन बाद में एडिटिंग के टाइम पर सुभाष घई को लगा कि ये आइटम नंबर एक्स्ट्रा है। इस वजह से माधुरी दीक्षित के ऊपर फिल्माए गए इस आइटम नंबर को फिल्म कर्मा में इंक्लूड नहीं किया गया था। हालांकि उस टाइम पर माधुरी दीक्षित के साथ ऐसा हो जाने की वजह से सुभाष घई काफ़ी अपसेट थे। तो उस टाइम पर सुभाष घई ने माधुरी दीक्षित को बोला कि वो आगे चलकर माधुरी दीक्षित को लीड रोल में साइन करके एक फिल्म बनाने वाले हैं, जिसमें माधुरी दीक्षित का काफ़ी इम्पोर्टेंट और बड़ा रोल होने वाला है और हो सकता है कि ये फिल्म माधुरी दीक्षित के लिए एक बड़ी ब्रेक थ्रो फिल्म साबित हो। एक्चुअली ये फिल्म थी सन 1989 में आई राम लखन, लेकिन माधुरी दीक्षित इस फिल्म के रिलीज होने के एक साल पहले ही सन 1988 में आई फिल्म तेजाब से रातों रात सुपरस्टार बन चुकी थीं। इसके अलावा फिल्म कर्मा के बहुत सारे सीन्स में हमें फ़ोन पर कन्वर्सेशन सुनाई देता है। एक्चुअली इन सारे कन्वर्सेशंस में फ़ोन की दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ खुद सुभाष घई की ही थी। इन सारे टेलीफोन वाले सीक्वेंस के लिए सुभाष घई ने ही अपनी आवाज़ दी थी। इसके अलावा फिल्म के सबसे क्लाइमैक्स सीन में जहां पर दिलीप कुमार अनुपम खेर के ऊपर बहुत सारी गोलियां चलाते हैं, जिससे कि अनुपम खेर के चारों तरफ गोलियों से भारत का नक्शा बन जाता है। एक्चुअली पहले ये सीन फिल्म की स्क्रिप्ट में नहीं लिखा गया था। ये सीन सुभाष घई के दिमाग में वहीं फिल्म के सेट पर आया था और वहीं पर तुरंत सीन को शूट करके फिल्म में रखा गया था। इसके अलावा फिल्म में हमें शक्ति कपूर भी नजर आए थे। हालांकि पहले फिल्म में शक्ति कपूर का और बड़ा रोल था, लेकिन फिल्म की एडिटिंग के टाइम पर फिल्म की लंबाई को देखते हुए शक्ति कपूर के रोल्स को थोड़ी छोटा किया गया था। हालांकि इस बात से शक्ति कपूर उस टाइम पर काफ़ी नाराज हुए थे। फिल्म में श्रीदेवी के साथ में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जिस वजह से श्रीदेवी भी उस टाइम पर काफ़ी अपसेट थीं और इस फिल्म के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो ऐसी मल्टी स्टारर फिल्मों में काम नहीं करेंगी जहां पर उनका रोल बहुत छोटा हो। इसके अलावा फिल्म में हमें बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट जुगल हंसराज भी नजर आए थे, लेकिन फिल्म की फाइनल एडिटिंग के दौरान उनके भी बहुत सारे सीन्स को कट कर दिया गया था और वो पूरी फिल्म में हमें केवल 6 से 7 मिनट के लिए ही स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। और इस बात को लेकर जुगल हंसराज के पिता उस टाइम पर सुभाष घई से काफ़ी नाराज हुए थे कि इस फिल्म के लिए जुगल हंसराज ने अपने कितने दिन का स्कूल मिस किया है और वो केवल इतने छोटे से रोल में हमें फिल्म में दिखाई दे रहे हैं। और इस बात को लेकर जुगल हंसराज के पिता बहुत नाराज हुए थे। इसके अलावा फिल्म में पहले पूनम ढिल्लन के किरदार के लिए एक टाइम पर फरहान नाज और सलमा आगा का नाम भी सामने आया था, लेकिन बाद में पूनम ढिल्लन को ही गाँव की लड़की के इस कैरेक्टर में साइन किया गया था। सुभाष घई ने इस फिल्म की शूटिंग लगभग 14 महीनों में ही पूरी कंप्लीट कर ली थी, जो कि इस फिल्म के पहले से तय किए गए शेड्यूल से पहले ही कंप्लीट हो गई थी। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म कर्मा से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई मूवी से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और ऐसी ही रोचक बातों के साथ।